नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार। आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आज हमारे साथ चिल्लूपार विधानसभा के पूर्व विधायक श्री विनय शंकर तिवारी जी हैं और आज समाजवादी पार्टी की एक साइकिल रैली है, तो इसमें इनके साथ तमाम कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं, तो इनसे कुछ रूबरू होना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, अभी हाल ही में आपने ताज़ा खबर है आप लोगों के, आपकी पार्टी के लिए खुशखबरी की बात है, आपने घोसी में उपचुनाव जीता हुआ है, तो कैसा अभी आप महसूस कर रहे हैं इसके बाद? जीत सभी लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हम भी अच्छा महसूस करेंगे। ये तो शाश्वत सत्य है। तो जो अच्छी चीज होती सबको अच्छा लगता है, तो जीत अगर हम लोग जीते तो अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो क्या अभी जो भी इसके पहले जितनी भी विपक्षी पार्टियां थीं वो ईवीएम पे आरोप लगाया करती थी, तो अभी तो ये जो संदेह हुआ करता था और जनता के बीच में जो जनता का जनादेश हुआ करता था अन्य पार्टियों को, तो उसका जो है आलोचना किया करती थी, तो अभी ये जीत के बाद जो ईवीएम के ऊपर जो संदेह था वो तो कम हो गया होगा? बिल्कुल कम नहीं हुआ है। संदेह जैसे पहले था आज भी उतना ही संदेह है, और ईवीएम जितना गलत पहले थी आज भी उतना गलत है, लेकिन सरकार उसका उपयोग कैसे करती है। देखिए, जब ये उपचुनाव था, इससे सरकार बनना बिगड़ना नहीं था, तो जैसे आपने कह दिया तो एक जनता में उन्होंने संदेश दे दिया कि साहब ईवीएम बहुत अच्छी है, हमने भी कह दिया ईवीएम अच्छी है, लेकिन जब सामान्य चुनाव आएगा तो ईवीएम की सेटिंग हो जाएगी, तो फिर ईवीएम फिर अपना काम करने लगेगी। तो सरकार ईवीएम को अपने हिसाब से उपयोग करती है, और ईवीएम का उपयोग बंद होना चाहिए और बैलेट का प्रयोग होना चाहिए, जिससे मतदान निष्पक्ष रूप से हो सके और जनता का जो फैसला है वो फैसला लागू हो सके। आज लोकतंत्र में जनता का फैसला लागू नहीं हो पा रहा है। मैं इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहता हूँ ईवीएम के ऊपर ही, कि चुनाव आयोग जो है उसको तलब किया गया है सुप्रीम कोर्ट में भी, क्योंकि विपक्षी पार्टी सब लोग मिलकर जो है इसके ऊपर ईवीएम के ऊपर एक याचिका उसमें दायर किया गया था। चुनाव आयोग ने सारी विपक्षी पार्टियों को कहा कि आप लोग आइए और ईवीएम की जो टेम्परिंग होती है, जो इसमें छेड़छाड़ होती है, तो आप करके दिखाइए, लेकिन इसमें किसी ने किया नहीं। और ये जो ईवीएम है ये हमारा बदलता हुआ स्वरूप है, जैसे हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, तो विदेश में बहुत सारे कंट्रीज में ये अभी भी चलता है, तो क्या ये गलत है इंडिया में? देखिए, आपने कहा विदेश में बहुत सारे कंट्री में चलता है, सब में नहीं चलता है। तो जो दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्नत देश हैं, वहाँ पे ईवीएम नहीं है। ईवीएम वहाँ है जो उन्नतशील है, प्रगतिशील हैं, उनके यहाँ। जो डेवलप्ड हैं, जो डेवलप कर गए, वहाँ ईवीएम नहीं चल रहा है। और एक छोटी सी बात है, आप विजुअल मीडिया से हैं, आपके फोन में टेम्परिंग होती है कि नहीं होती है? तो जब फोन में टेम्परिंग हो सकती है, तो जो चिप आप फोन में लगाते हो, कैलकुलेटर में लगाते हो, वही चिप तो ईवीएम में लगाते हो। तो जब फोन में टेम्परिंग हो सकती है, कैलकुलेटर में टेम्परिंग हो सकती है, तो ईवीएम में कैसे टेम्परिंग नहीं हो सकती है? तो जो चीज फोन में की चीज है या कैलकुलेटर की चीज है, कैलकुलेटर आप बनाते हो तो उसमें टेम्परिंग हो जाती है। तो जो चिप कैलकुलेटर में लगती है, फोन में लगती है, तो दोनों जगह टेम्परिंग है, तो वहाँ क्यों नहीं टेम्परिंग हो जाएगी? तो सीधी सी बात है कि वहाँ टेम्परिंग हो रही है। जी, मैं इस बात से आगे निकलना चाहता हूं, क्योंकि इस पे अभी तक निराकरण नहीं हो पाया, संदेह अभी भी जारी है ईवीएम के ऊपर। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2024 का चुनाव आपका मुद्दा क्या होगा? क्या जो घोसी में उपचुनाव, जो जातीय समीकरण का जो चुनाव आपकी पार्टी पीडीए, पिछड़ा दलित और आदिवासी की बात करती है, और टिकट जो है सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को दिया जाता है, तो ये जो कथनी और करनी दोनों में अंतर है, ये कैसे होगा? और 2024 का आपका मुद्दा क्या होगा? देखिए, कथनी और करनी में पहले आपको ठीक करिए, अंतर बिल्कुल नहीं है। जो हमारे प्रत्याशी थे आज समाजवादी आज के नहीं है, समाजवादी पार्टी से पहले भी वो वहाँ पे सदस्य रह चुके हैं, तो इसलिए कथनी और करनी भी ये जो आप कह रहे हैं ये गलत है, ये आरोप गलत है। वो कथनी करनी में कोई, मैंने पीडीए का बात किया। जो पीडीए की बात करें, पीडीए एक हमारा नारा है, लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी कहा है कि संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र को बचा के हम, जैसे आज तानाशाही लागू हुई है, आप देखिए कहीं भी देखिए वहाँ तानाशाही है, और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस व्यवस्था से हम दूर हो रहे हैं, और हम सब लोगों का प्रयास है। इसीलिए इंडिया गठबंधन जो बना है, इंडिया गठबंधन का उद्देश्य है कि इस देश को पवित्र लोकतंत्र जो पहले था उस लोकतंत्र को सौंपने का काम करेगा, और जो अराजक लोग हैं उनको हटाने का काम जनता करेगी।
जी धन्यवाद। संविधान आपने बचाने की बात किया, और अभी हाल ही में इंडिया का जो गठबंधन है, और इंडिया के गठबंधन वालों ने मिल करके कुछ मीडिया के लोगों को बायकॉट किया हुआ है। और ये जो राइट टू एक्सप्रेशन है, ये फंडामेंटल राइट है। ये चाहे मीडिया वाले हों चाहे आम नागरिक हो, सबको ये अधिकार मिलता है। आप डिसेंट जो है आप किसी के सामने रख सकते हैं, लेकिन किसी का इस तरह से पूरी तरह से बहिष्कार कर देना, ये कहाँ तक संविधान की रक्षा है? क्या संविधान ऐसे ही रक्षा में रहेगा? आगे वाले इंडिया का गठबंधन जो है वो क्या संदेश देना चाहता है? एक शब्द अभी आपने प्रयोग किया, डिसेंट। डिसेंट अंग्रेजी का शब्द है। तो डिसेंट का मतलब क्या हुआ कि आप अगर देखें तो वर्तमान में जो इन लोगों का बायकॉट किया गया वो डिसेंटली कोई काम कर रहे हैं क्या? अगर एक तरफ सरकार की जो खबर है उस खबर को तो दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो विपक्ष की खबर है उस खबर को कहीं आने पा रही है क्या वो खबर? आज समाजवादी पार्टी की ये साइकिल यात्रा पूरे प्रदेश में हर विधानसभाओं में जा रही है, लेकिन मेरे ख्याल से शायद ही किसी अखबार में और टेलीविजन चैनल में आ रही हो। मेरे ख्याल से आप जैसे यूट्यूबर लोग हैं वो उसको चला रहे हैं। बाकी जहां सैकड़ों हजारों की संख्या में नौजवान इलाहाबाद से लखनऊ होते हुए कहाँ कितनी विधानसभाओं से होते हुए आज यहाँ पे आ रहे हैं, चिल्लूपार विधानसभा में आ रहे हैं, लगभग हजारों की संख्या में नौजवान रोज 50 किलोमीटर से ऊपर साइकिल चलाने का काम कर रहे हैं और लोगों को इस बात से अवेयर कर रहे हैं, इस बात को बताने का काम कर रहे हैं कि संविधान, देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। आज जो लोग संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पे सरकार ने एक तरह से अपना आधिपत्य कर लिया है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक विभाग के अधिकारी के बारे में टिप्पणी किया है कि उस अधिकारी में ऐसा क्या है कि बार बार उसको एक्सटेंशन दिया जा रहा है। ऐसा कौन सा कार्य है कि वो एक ही अधिकारी कर पा रहा है, बाकी लोग उस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ कितनी बड़ी व्यवस्था है। आपने एकदम, जब आपने, हमने कुछ बताया तो नहीं, लेकिन आप समझ गए। तो जब इस तरह की बात है तो संविधान खतरे में हुआ कि नहीं हुआ? संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हुई कि नहीं हुई? तो आज संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है। और एक बात और पूछना चाहेंगे सर कि जैसे कि अभी नए पार्लियामेंट का, जैसे कि अभी पिछले के दुनिया से पुराने पार्लियामेंट में एक बहस चल रही है कि नया पार्लियामेंट में हम लोग जाएंगे तो अभी जो है महिला आरक्षण बिल जो है 33% का, तो इसमें जो है हम लोग बिल लाने वाले हैं। तो आपकी पार्टी अभी बीच में माननीय अखिलेश यादव जी का एक बयान आया है कि पहले पीडीए के अंदर जो कोटा के अंदर कोटा है उसको दिया जाए। तो क्या आप नहीं मानते हैं कि इसको जो है सुचारू रूप से चलने दिया जाए, बाद में जो है कोटा वाली कोटे की जो बात होती है उस पर बात किया जाए, क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ा हुआ विषय है। ये कब तक बाद में आप जाएंगे? ये जो बिल है कांग्रेस की सरकार ने राज्यसभा में लेके आया था, तो आप बाद में कब तक जाएंगे? और जो पार्लियामेंट की बात, जहां तक बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट के औचित्य पे हालांकि कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, लेकिन जो नया भवन है इसकी क्या आवश्यकता थी? आज आपके प्रदेश में, आपके जिले में, आपके विधानसभा में तमाम अस्पताल नहीं है, विद्यालय नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं है, हजारों करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्टा बन रहा है। अगर वो उपयोग, आज तमाम लोग अभी यहाँ बैठे हैं, किसी को डायलिसिस की सुविधा नहीं मिल पा रही है, कोई कह रहा है कि हमको प्राइवेट अस्पताल में जाना चाह रहा है। तो क्या सरकार का ये दायित्व तो नहीं है कि आम जनता को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराए, आम जनता को शिक्षा उपलब्द कराए? तमाम आप विद्यालय में चले जाइए, वहाँ बैठने के लिए कुर्सी मेज नहीं है, अध्यापक नहीं है, और जीएसटी, एजुकेशन जैसी चीज़ों पे जीएसटी ली जा रही है। ये सर्वनाक है सरकार के लिए। तो और अब दूसरी जगह आप कह रहे हैं कि हम नई पार्लियामेंट या सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं, तो किस बात के लिए वो पार्लियामेंट? किसके लिए? जिसके लिए आप बना रहे हैं वो तो दर दर की ठोकरें खा रहा है, तो कम से कम पहले उसको तो ठीक करो आप। जी, अभी नया जो पार्लियामेंट बन रहा है, तो आशा कर सकते हैं कि या आपका भी जो है हमारे क्षेत्र से, क्या आप भी जो वहाँ पे अगले 2024 में वहाँ पहुँच सकते हैं? ये क्षेत्र प्यार जो है आपके ऊपर बरकरार है। ये तो क्षेत्र आरक्षित है, तो हम यहाँ से कैसे चले जाएंगे? जी जी जी, क्षमा चाहे, कहीं और से मान लीजिए, कहीं और से। तो ये तो पार्टी का, ये निर्णय पार्टी का होगा ना। 2027 का चुनाव आने वाला। पार्टी विनय शंकर तिवारी जिंदाबाद, विनय शंकर तिवारी, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, विनय शंकर तिवारी, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। 2027 का चुनाव, विधानसभा का चुनाव जब आएगा, तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी समाज के सारे लोगों को जो सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है,
तो उसमें एक ओबीसी जो अति पिछड़ा वर्ग मौर्य हैं, केशव प्रसाद मौर्य, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। एक ब्राह्मण समाज के नेता को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और एक तो क्या आशा किया जा सकता है कि अखिलेश यादव जी समाजवादी उनको जो आरोप लगता है कि ये परिवारवादी है और यादववादी है, तो क्या उससे निकल करके ये सोशल इंजीनियरिंग करते हुए आप जैसे ब्राह्मण चेहरों को इस उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री का जो है दावेदार माना जा सकता है? अच्छा ये बताइए, जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो पहले कहाँ पे हैं? जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके जैसे मठ है गोरखपुर में, मठ के जितने भी इनके पूर्वज लोग थे वो क्या कहते हैं कि राजनीति में थे या नहीं थे? अगर थे तो ये विरासत में आए हैं या ये अपने आप आए हैं? तो परिवारवाद का प्रारंभ वो कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद का प्रारंभ कर रही है? परिवार तो पहले मठ से प्रारंभ हुआ, ये इनकी तीसरी पीढ़ी है, अभी तो यहाँ पे दूसरी पीढ़ी भी नहीं हो पाई है मैंने पूरे ढंग से। तो परिवारवाद किसने शुरू किया? परिवारवाद तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शुरू किया। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है और जनता जिसको चुनती है, जिसको अपना आशीर्वाद देती है, वो चुनाव जीत के जाता है। परिवारवाद तो तमाम लोग हैं, तो उससे अगर देखा जाए तो सभी लोग पहुंच जाएंगे संवैधानिक संस्थाओं में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जनता जिसको स्नेह करती है, जिसको प्यार करती है, जो जनता के बीच में रहता है, वही सांसद, विधायक, जिला पंचायत या ब्लॉक प्रमुख या जो भी चुनाव होते हैं, ग्राम प्रधान, उन चुनावों को ही जीतने का काम करता है जिनको जनता स्नेह करती है, प्यार करती है। एक सवाल और पूछना चाहेंगे आपसे सर, कि जैसे ये स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत विवादित रहते हैं और इनका टारगेट सीधे जो होता है 80 बनाम 20 का जो एक हम लोग रेशियो बना के चलते हैं, जो एक प्रोपेगेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, तो ये क्यों 80 को ही टारगेट करते हैं? क्या जो है ये मतलब क्या इसके पीछे हाई कमान, इसके ऊपर जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसके ऊपर क्यों बोलते क्यों नहीं है? क्योंकि हाईकमान क्यों बोलेंगे? ये तो जो बोल रहा है वो बोलेगा, और उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है इसलिए वो बात कर रहे हैं। अगर बहुत अच्छा था उनकी मानसिक स्थिति तो अभी थोड़े दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में थे कि नहीं थे? वो उनकी बेटी आज भारतीय जनता पार्टी में है कि नहीं है? अगर उनको 80 और 20 की बात करनी तो अपनी बेटी के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? तो अपनी बेटी को क्यों नहीं इस्तीफा दिला रहे हैं? स्वयं क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? तो जब इस तरह की तो उनकी मानसिक स्थिति नहीं ठीक है। मैंने कंडेम करते हैं इसको 1001% कंडेम करते हैं। जो कुछ है गलत है और उनको इतिहास की जानकारी नहीं है, उनको पहले इतिहास की जानकारी करनी पड़ेगी। तो आप अभी जो है ठीक है, अब बहुत आपने अच्छे तरीके से सारी जानकारी को आपने बताया। आदरणीय विनय शंकर तिवारी जी ने काफ़ी सारे सवालों का इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है। नमस्कार, आप लोग देखते रहिए BCC।